Now, our last topic is electromagnetic spectrum. देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, इसमें 1 मार्क का क्वेश्चन हर साल आता है और इस साल भी आएगा। है क्या इसमें? देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक्चुअल में है क्या? देखो सनलाइट है, जैसे सन से कितनी रेज आ रही है वो सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैं। जो रेज हमको दिखती हैं उसको तो हम बोलते हैं विजिबल रेज, वो तो एक बहुत छोटा सा पार्ट है जो हमको दिखता है, लेकिन जो स्पेक्ट्रम है वो इससे भी बियॉन्ड है कि जितनी रेज हम देख पाते हैं सिर्फ वो ही लाइट रेज नहीं आ रही हैं सन से इनफाइनाइट वेवलेंथ की वेव्स आ रही हैं। देखो जैसे फॉर एग्जांपल से समझो, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमें कौन सी लाइट रेज दिखती है? हमें सिर्फ वो ही लाइट रेज दिखती है जिनकी वेवलेंथ कितनी होती है 300 एंगस्ट्रॉम टू 700 एंगस्ट्रॉम के बीच में। सिर्फ इतना ही स्पेक्ट्रम हमको दिखता है, जिसको हम विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। देखो ये विजिबल स्पेक्ट्रम के अलावा और भी स्पेक्ट्रम होते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में, मतलब और भी वेवलेंथ होती है एक्चुअल में। 0 टू इनफाइनाइट कि कहाँ से 0 टू इनफाइनाइट हर टाइप की वेवलेंथ वाली वेव सन से आ रही है। तो अपने क्या करते हैं, ये जो सारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पेक्ट्रम है इसको हम 7 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो वो 7 पार्ट कौन से होते हैं? वो 7 पार्ट हैं ये वाले। देखा, इनको मैं क्या करूं, वेवलेंथ की बढ़ती हुई टर्म्स में लिखा हुआ है कि सब बिल्कुल छोटी वेवलेंथ वाली जो वेव्स होती है वो कौन सी होती है? गामा रेस। उससे बड़ी वाली एक्स रेस, उससे बड़ी वाली अल्ट्रावायलेट रेस, और इससे ज़्यादा बड़ी वेवलेंथ होती है विजिबल रेंज वाली जो हमको दिखती है, और इससे ज़्यादा बड़ी वाली होती है इंफ्रारेड रेज, फिर माइक्रोवेव रेस, फिर रेडियो रेस। ये स्पेक्ट्रम के नेम्स आपको याद होने चाहिए। देखो 99% क्या आता है, इनमें से किसी का भी यूज आता होता है, और जो यूजेस लास्ट ईयर में आए हुए हैं उनको मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट मार्क कर रखा है, और मैं आपको बारी बारी से सब बता दूंगा। बिल्कुल सिंपल टॉपिक है, बिल्कुल मैं कहूँगा कि अभी आपको याद हो जाएगा, बस ध्यान से आपको सुनना है। देखो हमें एक रिलेशन पता है वेवलेंथ एंड फ्रिक्वेंसी के बीच में। रिलेशन क्या होता है? लैम्डा इक्वल्स टू स्पीड अपॉन फ्रिक्वेंसी, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। इससे हमें ये पता लगता है कि जिसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी उसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी, या ये बोल सकते हैं जिसकी फ्रिक्वेंसी कम होगी उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। ठीक है, उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी। सबसे बड़ी वेवलेंथ किसकी है? रेडियो वेव्स की। अगर सबसे बड़ी वेवलेंथ रेडियो वेव्स की है तो सबसे कम फ्रिक्वेंसी भी इसकी होगी। सबसे कम वेवलेंथ किसकी है? गामा रेस की। तो सबसे बड़ी फ्रिक्वेंसी भी इसकी होगी। और हमेशा ध्यान रखना, एनर्जी होती है वो फ्रिक्वेंसी के प्रोपोर्शनल होती है। एनर्जी इक्वल्स टू एच न्यू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए। जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है उसकी एनर्जी भी सबसे ज़्यादा होती है। तो इस स्पेक्ट्रम में अगर आपसे पूछ ले कि हाईएस्ट एनर्जी वाली वेव्स कौन सी होगी, तो आपका आंसर होगा गामा रेज। और लोएस्ट एनर्जी वाली वेव्स कौन सी होगी? रेडियो वेव्स। लोएस्ट एनर्जी वेव्स कौन सी होगी? रेडियो वेव्स। अब देखो ध्यान से सुनते जाना। सबसे पहले गामा रेज को पिक करते हैं। देखो गामा रेज कौन सी होती है? सबसे कम वेवलेंथ वाली एंड सबसे हाई फ्रिक्वेंसी वाली वेव्स होती हैं। क्योंकि इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है तो ये हाईएस्ट एनर्जी वाली रेज होती है। क्योंकि इनकी एनर्जी हाईएस्ट है तो ये बहुत डेंजरस होती हैं। अगर हमारी बॉडी डायरेक्ट इनके इफेक्ट में आ जाए तो हमें कैंसर हो सकता है। और ये भी एक बात सच्चाई है कि कैंसर का ट्रीटमेंट भी हम गामा रेज से करते हैं। मतलब कैंसर का ट्रीटमेंट गामा रेज से और एक्स रेज दोनों से करते हैं। डायरेक्ट कांटेक्ट में आ गए गामा रेज के तो कैंसर हो सकता है, लेकिन अगर अपने क्या करें कंट्रोल सिचुएशंस में गामा रेज से ही हम क्या करते हैं, कैंसर का ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा हाई एनर्जी की रेज होती हैं। और ये प्रोड्यूस कब होती है? जैसे देखो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि एटम एक्साइट होता है, जब वो वापिस आता है तो फोटोन एमिट करता है। वैसे ये 13 चैप्टर है न्यूक्लियर फिजिक्स, उसमें पढ़ोगे कि जो न्यूक्लियस होते हैं ना उसकी भी एक्साइटेड स्टेट्स होती हैं। जब न्यूक्लियस हाई एक्साइटेड स्टेट टू लोअर एक्साइटेड स्टेट में आता है तो वो गामा रेज को एमिट करता है, जो हाईएस्ट एनर्जी की रेज होती हैं और काफ़ी डेंजरस होती हैं। ये उसमें पढ़ेंगे, इसमें इतना ही पढ़ना था इस चैप्टर में। और इसकी फ्रिक्वेंसी रेंज क्या होती है, वेवलेंथ रेंज क्या होती है, ये तो मैं अभी नोट्स में आपको दे देने वाला हूँ। बस वो तो पढ़ने वाला है कि ये पर्टिकुलर रेंज होती है इसकी। जो सुनने वाली बात है वो सुनते जाओ। सेकंड है गामा रेज। गामा रेज कब बनती है कि जो बहुत तेज इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, मेटल के ऊपर गिरते हैं ऐसे धड़ाम,
तो जैसे ही मेटल के साथ टकराते हैं तो उनसे एक्स रेज निकलती हैं। एक्स रेज कौन सी होती हैं? गामा रेज के बाद में सेकंड हाई एनर्जी वाली रेज होती हैं, और इसका यूज़ भी अपने कैंसर ट्रीटमेंट में करते हैं। तो ये आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन कि कैंसर ट्रीटमेंट के लिए कौन सी रेज यूज़ करते हैं? गामा रेज एंड एक्सरे बोथ। इसके अलावा एक्सरे का और भी अपने यूज़ करते हैं। देखो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर वगैरह देखनी होती है, जैसे ये कोई मेरे सामने क्रिस्टल पर है, उसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर देखनी है मैंने, मॉलिक्यूल्स की स्ट्रक्चर देखनी कि मॉलिक्यूल्स कितनी कितनी डिस्टेंस पे है, इंटर मॉलिक्यूलर डिस्टेंस कितनी है, तो उसके ऊपर हम एक्सरेज वगैरह गिरा के प्रैक्टिकल करते होते हैं। तो एक्सरेज का यूज़ हम किस में करते हैं? एक तो कैंसर ट्रीटमेंट में, सेकेंड हो गया क्रिस्टल की स्ट्रक्चर्स हैं उसमें, ठीक है। उसके बाद थर्ड है एक्सरे के बाद अल्ट्रा वायलेट रेज। अल्ट्रा वायलेट रेज ये आपको पता ही है कि ओजोन लेयर है जो अपनी सन से आती है, उसको अल्ट्रा वायलेट रेज को रोकती हैं, क्योंकि ये डेंजरस होती हैं हमारी स्किन के लिए, एनिमल्स के लिए भी, हमारी जो क्रॉप्स हैं उनके लिए भी, है ना। तो अल्ट्रा वायलेट रेज है। वैसे इनका यूज़ क्या है? देखो अल्ट्रा वायलेट रेज है, देखो इसका इंपॉर्टेंट यूज़ है। सबसे पहले सुना होगा आपने कि वाटर में क्या लगा? यूवी लगा हुआ है, यूवी, तो वाटर को प्योर करने के लिए। सेकंड, वाटर को प्योर तो करते हैं, अपने फूड को जब प्रिजर्व करके रखना होता है तो वहाँ पे भी अल्ट्रा वायलेट रेज का यूज़ करते हैं, ठीक है। और कुछ सर्जिकल अपरेटस होते हैं, ऐसे कोई इंस्ट्रूमेंट है, ऐसे स्प्रिंग्स है, जैसे मान लो स्प्रिंग है, मोटा स्प्रिंग है बाइक का, तो उसको हाथ से साफ करने लगोगे पूरी तरह साफ नहीं होगा ढंग से, तो हम क्या करते हैं उसको क्लीनिंग एजेंट में डाल के उसके ऊपर अल्ट्रा वायलेट रेज गिराते हैं। तो इसका मतलब जो सर्जिकल अपरेटस हैं या फिर ऐसे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाले जो अपरेटस इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको भी अल्ट्रा वायलेट रेज से अपने साफ कर सकते हैं। तो मेन यूज़ क्या आ गया इसका? वाटर के जो बैक्टीरिया उसको मारने में और प्रिजर्व करने में फूड को, और सर्जिकल अपरेटस हैं उनको साफ करने में। इसके बाद नेक्स्ट है विजिबल रेज। विजिबल रेज तो आपको पता ही है, ये वो लाइट की रेंज होती है जिसके कारण हम देख पाते हैं। और इसमें कौन से कलर होते हैं? मेन 7 कलर होते हैं। कौन कौन से? ये भी आपको पता है। विबग्योर सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेड कलर की होती है, सबसे कम वॉयलेट कलर की होती है। विबग्योर पढ़ा हुआ है ना, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। और इसका वेवलेंथ रेंज कितनी होती है? इसको देखो एक पर्टिकुलर रेंज नहीं होती, जैसे मैंने आपको बता दिया था 3800 टू 7800 एंगस्ट्रम। कुछ बुक्स में वो 4000 एंगस्ट्रम टू 8000 एंगस्ट्रम भी लिखी हो सकती है, कुछ में 3600 टू 70। ऐसे कोई पर्टिकुलर रेंज नहीं है कि यहाँ तक पूरा विजिबल रेंज है, इसके बाद क्या हुआ? इंफ्रारेड रेंज स्टार्ट हो गया, इससे पहले अल्ट्रा वायलेट रेंज था। ऐसे कोई वॉल नहीं है कि यहाँ पे विजिबल खत्म, अल्ट्रा वायलेट यहाँ पे खत्म, ऐसे कोई फिक्स रेंज नहीं होती। थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। तो आपको बस एक गैस सा लेना होता है, अंदाजा सा लेना होता है कि 4000 टू 8000 ले लो, या 3800 टू 7800 एंगस्ट्रम, ठीक है। आजकल तो वैसे नैनोमीटर में यूज़ करते हैं। नैनोमीटर की टर्म में बोले तो 380 नैनोमीटर टू 780 नैनोमीटर। यहाँ पे कौन सा होता है? वॉयलेट कलर होता है, यहाँ पे रेड कलर होता है, बाकी कलर बीच में होते हैं, बाकी वेवलेंथ्स बीच में होती है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में।